तो सेंसर की वैल्यू पता करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है इस पीसीबी का बोर्ड नंबर। ये बोर्ड नंबर हमें डालना है क्यूफिक्स एप्लीकेशन में और ये है हमारे पास पूरी सेंसर की वैल्यू। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम इन क्यूफिक्स। आज के इस वीडियो में हम इस पीसीबी को रिपेयर करने वाले हैं। ये है आईएफबी कंपनी के आउटडोर यूनिट का बोर्ड। ये बोर्ड आपको आईएफबी, टीसीएल, एमस्टड इन सभी कंपनियों के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम बात करें कि इस पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सेक्शन में जो है यहाँ पर काफ़ी डैमेज हुआ है। इसका आईपीएम जो है यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है, शंट इसका डैमेज है। अब जब शंट यहाँ पर डैमेज हुआ तो इसका जो आई सेंस सर्किट था वो भी यहाँ पर डैमेज हो चुका है। तो हमें सबसे पहले जो है इस सर्किट को यहाँ पर चेक करना है कि इस सर्किट के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट जो है हमारा ख़राब हो चुका है, और उसके बाद हम इसके अंदर सारे कंपोनेंट नए लगाएंगे और इस पीसीबी को जो है यहाँ पर तैयार करेंगे। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं आईपीएम जो है इस तरीके से यहाँ पर डैमेज हुआ है, ये फट चुका है। तो यहाँ पर आईपीएम को बिना टेस्ट किए जो है हम यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बाकी चीज़ों को चेक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस आईपीएम को हमने इस पीसीबी से बाहर निकाल लिया है। इस आईपीएम के साथ साथ यहाँ पर जो हमारे 3 शंट लगे हुए थे जो कि डैमेज हो चुके थे, इन तीनों शंट को भी हमने निकाल लिया है। ये देख सकते हैं आप। अब क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें डैमेज हो चुकी थी, तो हो सकता है कि हाई वोल्टेज जो सप्लाई है हमारी वो इस लो वोल्टेज सर्किट की तरफ फ्लो हो गई हो, जिससे कि हमारा ये एमसीयू डैमेज हो चुका हो। तो इन सब चीज़ों को लगाने से पहले हम इसके एमसीयू को टेस्ट करेंगे कि ये एमसीयू यहाँ पर ठीक है या नहीं। तो इस एमसीयू को टेस्ट करने के लिए हमें इस पीसीबी को सप्लाई देनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर शंट नहीं है तो हम इसको जो है वो सप्लाई नहीं देंगे। हम इसको एक्सटर्नल सप्लाई देंगे हमारी पावर सप्लाई से। अब क्योंकि ये जो एमसीयू है यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हम इसको इस रेगुलेटर पे देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये है 3.3 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर, और ये जो पिन आप देख रहे हैं ये है इसकी आउटपुट। यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई देनी है। जब हम इसको यहाँ पर सप्लाई देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये लगी हुई है इसकी स्टेटस एलईडी। ये एलईडी जो है वो एरर देगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है हमने सेंसर कनेक्ट नहीं किया है। अब जब इसमें सेंसर कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर जो है वो एरर आना चाहिए। अगर ये एरर आ रहा है तो ये एमसीयू जो है हम एक तरीके से मान सकते हैं कि ये ठीक है। उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि यहाँ पर जो आईपीएम लगा था उसको जो 6 सिग्नल मिलते हैं इस एमसीयू के थ्रू, और वो जो 6 सिग्नल मिलते हैं वो इस रजिस्टर के थ्रू मिलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये लगी हुई है 100 ओम की 3 रजिस्टर यहाँ पर और 100 ओम की 3 रजिस्टर यहाँ पर। यहाँ पर हमें डायोड रीडिंग चेक करनी है, जिससे कि हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इस एमसीयू का जो आउटपुट है वो ठीक है या नहीं। तो अभी हम सबसे पहले इसको देते हैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई। ये जो आप वायर देख रहे हैं ये है 3.3 वोल्ट पॉजिटिव और ये है हमारे पास नेगेटिव। ये हमारी पावर सप्लाई से आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे आईजीबीटी के एमीटर वाली पिन से। तो पहली पिन होती है गेट, बीच वाली होती है कलेक्टर और 3rd नंबर वाली पिन होती है यहाँ पर एमीटर। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं और इस रेगुलेटर के आउटपुट पे जो है यहाँ पर इसको सप्लाई देते हैं। अब ये जो है यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर एक वायर को जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हम ईजिली इस क्रोकोडाइल क्लिप को यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे इस टर्मिनल को हमने इस रेगुलेटर के आउटपुट वाले पिन के साथ जो है वो सोल्ड कर दिया है। अब इसी टर्मिनल पे हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई देनी है, तो इसको हमने 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पर दे दी है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो स्टेटस एलईडी है ये हमें एरर देती है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ जो एरर है यहाँ पर दे रही है, और ये एमसीयू यहाँ पर हीट भी नहीं हो रहा है। अब ये तो हमने चेक कर लिया कि यहाँ पर जो एरर है मतलब ये एमसीयू है, ये भी ठीक है। लेकिन अभी हमें ये भी चेक करना है कि यहाँ पर जो इसका आउटपुट होता है जो कि इस आईपीएम के लिए निकलता है, उसमें हमें डायोड की रीडिंग चेक करनी है, जिससे कि हमें इसके आउटपुट का पता चल जाएगा कि इसकी आउटपुट वाली पिनें कोई शॉर्ट तो नहीं हो गई है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है। तो ये है मल्टीमीटर, इसको ऑन करेंगे और सेट करेंगे डायोड एंड बजर बोर्ड पर। यह आ चुका है यहाँ पर डायोड एंड बजर बोर्ड पर। अब इस मल्टीमीटर की जो प्रॉब है इसको हमें उल्टा रखना है। इसका मतलब इस पॉजिटिव को हम रखेंगे नेगेटिव पर और इस नेगेटिव से चेक करेंगे जो इस एमसीयू से 6 आउटपुट आते हैं उन टर्मिनल्स को। अब यहाँ पर जो इस एमसीयू से आउटपुट निकलता है इस आईपीएम के इनपुट के लिए, उसके बीच में लगी होती है यहाँ पर रजिस्टर। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक रजिस्टर जो लगी हुई है ये 100 ओम की है 101। 3 रजिस्टर यहाँ पर लगी है और 3 रजिस्टर लगी है यहाँ पर। तो हम सीधा रजिस्टर के बाद जो है मतलब यहाँ पर चेक करेंगे। इससे क्या होगा, ये रजिस्टर भी जो है हमारे साथ के साथ टेस्ट हो जाएगी।
तो अभी आप मल्टीमीटर पे देखिएगा, यहाँ पर जो है हमें डायोड की रीडिंग मिलनी चाहिए, तो इसको हमने रखा यहाँ नेगेटिव पर और इस रजिस्टर के दूसरी तरफ हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 820 मिली वोल्ट का जो है वो ड्रॉप आ रहा है। इसी तरीके से जो 6 के 6 सिग्नल्स आते हैं हमारे IPM के इनपुट पर, वो सभी हमें चेक कर लेना है। ये 3 हमने चेक कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर सेम आ रहा है, फिर यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। अब यहाँ पर जो ये 3 सिग्नल है, ये है हमारे हाई IGBT को ऑन करने के लिए, और यहाँ पर जो ये 3 सिग्नल आते हैं ये लो साइड IGBT को ऑन करने के लिए आते हैं। और अभी जैसा कि हमने चेक किया, हमें इन 6 के 6 पॉइंट पर जो है वो सेम रीडिंग मिली डायोड की। इसका मतलब इसका जो आउटपुट है वो शॉर्ट नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पर जो है IPM लगाने का रिस्क ले सकते हैं। अब इसके आईसेंस सर्किट में अगर हम देखें कि इसके आईसेंस सर्किट में क्या क्या चीज़ डैमेज हुआ है, तो शंट के ओपन होने से होता क्या है कि हाई वोल्टेज सप्लाई जो है वो इस आईसेंस सर्किट के अंदर एंटर हो जाती है, और उसके एंटर होने से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे रजिस्टर जो है वो डैमेज हो चुकी है, और यहाँ पर जो नंबर है ये भी मिस हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। इस रजिस्टर के अगर लोकेशन नंबर की हम बात करें तो R564 नंबर की जो ये रजिस्टर है यहाँ पर ये डैमेज हो चुकी है, इसका नंबर यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कुछ रजिस्टर और भी डैमेज हुई है। अब क्योंकि ये रजिस्टर यहाँ पर बर्न हो चुकी है, तो रजिस्टर के बर्न होने का मतलब ये है कि ये जो IC यहाँ पर लगी है क्वाड ऑपरेशन एम्पलीफायर, ये भी ख़राब हो चुकी होगी। तो हमें सभी चीज़ों को टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यूज़ लेंगे इस PCB के सर्किट डायग्राम का। तो मैं आपको यहाँ पर इस PCB का सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ। हमारे पास इस सेक्शन का जो है वो डायग्राम है, तो देख सकते हैं आप, ये है इसके आईसेंस सर्किट का डायग्राम। यहाँ पर ये लगी हुई है LMV324, ये एक क्वाड ऑपरेशन एम्पलीफायर IC है। अगर हम बात करें कि इस IC को कितने वोल्ट सप्लाई मिल रही है, तो देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई पे जो है ये IC काम कर रही है। अब यहाँ पर इसके अंदर होते हैं 4 चैनल। इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसके 4th चैनल को यूज़ नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर 3 चैनल को काम में लिया जा रहा है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक शंट की जो वैल्यू है वो है 10 मिली ओम्स। इसी तरीके से 3 शंट लगी हुई है तीनों फेज़ के लिए। अब इसी शंट से अगर आप देखेंगे तो जिस तरफ लोड होता है शंट पर, उस तरफ होता है पॉजिटिव ड्रॉप। अब जब किसी भी शंट के ऊपर लोड आएगा तो पॉजिटिव ड्रॉप आएगा, और वो कहाँ चला जाएगा, सीधा इस IC के इनपुट में। इसके अंदर 2 इनपुट होती है, एक ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर 2 इनपुट होती है, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग। अब हमें ये देखना है कि ये जो शंट का यहाँ पर पॉजिटिव ड्रॉप आएगा वो इस IC के कौन से इनपुट पे आएगा, मतलब इन्वर्टिंग पे आएगा या नॉन इन्वर्टिंग पे आएगा। तो इस IC की आप डाटा शीट देख सकते हैं। इसकी जो ये पहली वाली पिन है ये होती है चैनल 1 की आउटपुट। आउटपुट के ठीक बगल में होती है इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग। यहाँ पर ये है पॉजिटिव मतलब VCC सप्लाई पिन, और इसके बाद फिर से ये होती है नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग या आउटपुट। इसका मतलब क्या है, ये जो आप ये फर्स्ट वाली, ये पिन नंबर 7, पिन नंबर 8 और ये पिन नंबर 14, ये सारी क्या होती है, हमारे ऑपरेशन एम्पलीफायर की आउटपुट्स होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो शंट आप देख रहे हैं जो 10 मिली ओम्स की है, ये लगी हुई है W फेज़ के लिए। ये देख सकते हैं W फेज़ है। तो W फेज़ का जो शंट का पॉजिटिव है वो कहाँ पर आ रहा है, ये सीधा आया इस रजिस्टर के थ्रू होता हुआ इस जगह पर, मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग पिन पर। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस शंट का मतलब ये है V फेज़ के लिए। इस V फेज़ का अगर आप देखेंगे तो इसका जो पॉजिटिव ड्रॉप है वो सीधा कहाँ जाएगा, इस ऑपरेशन एम्पलीफायर के चैनल नंबर 3 के नॉन इन्वर्टिंग पिन पर। अब यहाँ पर होगा क्या कि इसमें एक रेफरेंस वोल्टेज को फिक्स किया जाता है कि जिस समय यहाँ पर कोई भी लोड नहीं होगा उस समय इस IC से हमें कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए। अब होता क्या है कि जब यहाँ पर हमारे IPM के ऊपर लोड आता है, मतलब जब कंप्रेसर चलता है, तो जितना भी करंट होता है वो इस शंट के अंदर से फ़्लो होता है, और शंट के अंदर करंट फ्लो होने से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप आता है, और उसी वोल्टेज ड्रॉप को इस IC के अंदर इनपुट लिया जाता है। और जब यहाँ पर पॉजिटिव ड्रॉप आता है तो जो भी रेफरेंस वोल्टेज होते हैं, अब रेफरेंस वोल्टेज कौन से हैं यहाँ पर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 235 मिली वोल्ट। ये है इस IC के पिन नंबर 3 पर। तो पिन नंबर 3 कौन सी है, ये है पिन नंबर 3। देख सकते हैं यहाँ पर ये है ब्लू डॉट। तो इस वाले पिन पर हमें कितने वोल्ट मिलेंगे, 235 मिली वोल्ट। और ये जो वोल्टेज है ये क्या है, रेफरेंस वोल्टेज है।
अब जब शंट के दूसरी तरफ यहाँ पर लोड आएगा तो जो पॉजिटिव ड्रॉप होगा उससे क्या होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बढ़ेंगे, और जब यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेंगे तो क्योंकि इसके नॉन इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो इसके आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेंगे, और ये जो आउटपुट होता है सीधा कहाँ चला जाता है, इस एमसीयू के अंदर चला जाता है, और इसी आउटपुट से इस एमसीयू को पता चलता है कि यहाँ पर जो करंट है वो कितना फ़्लो हो रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि अगर आप देखेंगे तो तीनों आउटपुट के लिए अलग अलग शंट लगी है, आपको एक शंट भी देखने के लिए मिल सकती है। अब क्योंकि यहाँ पर तीनों आउटपुट के लिए अलग अलग शंट लगी है तो यहाँ पर 3 ऑपरेशन एम्पलीफायर भी यूज़ किया गया है। अगर यहाँ पर एक शंट होता सिंगल तीनों ही आउटपुट के लिए तो यहाँ पर एक चैनल जो है वो यूज़ किया जाता। तो इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज का डाटा है, इस डाटा के हिसाब से जो है हम इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं बोर्ड को, और जो रजिस्टर हमारे पास मिसिंग है उसकी भी वैल्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी रजिस्टर नहीं है या जो भी डैमेज है उसको हम देख लेते हैं, उसके लोकेशन नंबर को। तो ये अगर आप देखेंगे, एक तो है 564 जो कि यहाँ पर बर्न है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये बर्न है एक, और इसकी जो लोकेशन नंबर है वो है 566। इसके बाद एक ये डैमेज है, तो ये फर्स्ट वाला तो ये हो गया 569, और ये दूसरे रजिस्टर के लिए ये हो गया लोकेशन नंबर 561। ये रजिस्टर यहाँ पर डैमेज है। तो इन तीनों की वैल्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, 561, 566 और यहाँ पर 564। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये है हमारे पास 564। इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो है 1.27 किलो ओम्स, ये हमें चेंज कर देनी है। इसके बाद है 566 लोकेशन नंबर, यहाँ पर जो रजिस्टर लगने वाली है ये होगी 12 किलो ओम्स की। इसके बाद एक और रजिस्टर चाहिए हमें 561, तो आप देखेंगे ये भी हमारे पास 12 किलो ओम्स की है। तो यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब इसको सप्लाई देके हम ये चेक करते हैं कि ये आईसी जो है इस समय कुछ आउटपुट कर रही है क्या। तो सप्लाई हमें कहाँ पर देना है, इस रेगुलेटर पे देना है, क्योंकि ये जो आईसी है ये 3.3 वोल्ट पर काम कर रही है। तो यहाँ पर हमें रखना है नेगेटिव, और इसके पिन नंबर 4 पर हम चेक करेंगे कि इसको कितने वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई है इसके इनपुट में। अब आउटपुट चेक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 240 मिली वोल्ट दिखा रहा है, जो कि सही नहीं है। इसके बाद हम चेक करेंगे पिन नंबर 7 पर, यहाँ पर 362 मिली वोल्ट दिखा रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसके बाद हम चेक करेंगे इसके पिन नंबर 8 पर, यहाँ पर भी देख सकते हैं 362 मिली वोल्ट हमें मिल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ये रजिस्टर को लगाते हैं, और रजिस्टर के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो ट्रैक था ये भी बर्न हो गया है। तो ये ट्रैक भी हमें जो है यहाँ पर बनाना पड़ेगा और इस रजिस्टर को लगाना पड़ेगा। तो मैं रजिस्टर को यहाँ पर लगा लेता हूँ, जो भी वैल्यू के रजिस्टर यहाँ पर बर्न हो चुकी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ट्रैक हमारा बर्न हो गया था वहाँ पर हमने एक वायर लगाया और उस वायर के ऊपर जो है यहाँ पर यूवी मास्क को अप्लाई कर दिया, जिससे कि हमारा ट्रैक जो है वो इधर उधर ना हो। अब यहाँ पर ये जो वायर है इसको हमें सोल्ड कर लेना है। देख सकते हैं ये नीचे की तरफ से यहाँ पर आ गया है, इसको हम सोल्ड करेंगे इस वाले ट्रैक के साथ। तो यहाँ पर फ्लक्स अप्लाई करते हैं और इसको सोल्ड कर देते हैं। तो सोल्ड कर लिया इसको हमने।
और इसके साथ हमें ये भी चेक कर लेना है कि ये जो ट्रैक है ये आगे भी जा रहा था, देख सकते हैं ये आगे जा रहा था इस जगह पर, ये यहाँ से यहाँ अभी कनेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि बीच में यहाँ पर जो है वो एक डॉट था और वो जो डॉट था वो डैमेज था। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को हम रखेंगे यहाँ पर बजर मोड पर, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ से चेक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ जो है ये बजर बज रहा है, इसका मतलब ये जो ट्रैक है हमारा ये बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर हमने ट्रैक भी जोड़ दिया है और जो रजिस्टर यहाँ पर बर्न हो चुकी थी वो भी हमने लगा दी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ये थी हमारी 1.27 के की, और यहाँ पर जो ये रजिस्टर थी ये थी 12 के और ये थी 12 के, ये दोनों और ये रजिस्टर जो है यहाँ पर बर्न थी, तो इसको चेंज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पर सप्लाई देंगे और सप्लाई दे के चेक करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज है वो हमारे पास जिस हिसाब से डायग्राम में दिए गए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलते हैं या नहीं। उसके बाद हम इसको आउटपुट को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसको वापस से सप्लाई देते हैं हम। तो ये सप्लाई इसको हमने दे दी है 3.3 वोल्ट की। अब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसके वोल्टेजेस को। तो मल्टीमीटर को सेट करेंगे डीसी पर, ये आ चुका है डीसी पर। नेगेटिव को हम कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव के साथ, ये हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। और इस पॉजिटिव से चेक करेंगे सबसे पहले सप्लाई जो कि इनपुट में मिल रही है 3.3 वोल्ट, ये ओके है। इसके बाद चेक करेंगे पिन नंबर 3 पर, यहाँ पर आप देखेंगे तो 414 मिली वोल्ट्स मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर हमें मिलने चाहिए कितने, 235 मिली वोल्ट्स। तो सबसे पहले इस आईसी को यहाँ पर बाहर निकालते हैं, क्योंकि अगर ये आईसी डैमेज हो गई होगी तो हो सकता है कि जो वोल्टेज है ये लीक कर रही हो। तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आईसी जो है वो हमने बाहर निकाल ली है। अब हम फिर से यहाँ के वोल्टेज को टेस्ट करेंगे। यह है पिन नंबर 4 VCC, 3.3 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे पिन नंबर 3 जो कि इनपुट होती है नॉन इन्वर्टिंग, यहाँ पर अभी हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं, 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। जब आईसी लगी हुई थी तो हमें मिल रहे थे 1414 मिली वोल्ट, लेकिन जब हमने ये आईसी यहाँ पर निकाल दी तो हमें यहाँ पर कितने वोल्ट मिले, 3.3 वोल्ट। अब जैसे ही हम यहाँ पर शंट को लगाएंगे हमारे पास ये आ गया रेफरेंस वोल्टेज जो कि है 235 मिली वोल्ट। इसका मतलब ये वाला जो हमारा चैनल 1 का इनपुट है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम शंट लगाएंगे तो हमें रेफरेंस वोल्टेज मिल जाएंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे इसके चैनल नंबर 3 पर। तो चैनल नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर है, यह है पिन नंबर 8, 9, 10, चैनल नंबर 3 की नॉन इन्वर्टिंग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने वोल्ट मिल रहे हैं हमें, 3.3 वोल्ट। अब जैसे ही हम यहाँ पर इस शंट को लगाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने वोल्ट मिला हमें, 240 मिली वोल्ट्स। इसका मतलब शंट को लगाने के बाद यहाँ पर जो वोल्टेज है हमारे पास ठीक है। लेकिन हम एक बार जो है यहाँ पर फिर से रजिस्टर को जो है वो चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इसका सेकंड चैनल है, अगर आप देखेंगे सेकंड चैनल ये है इसका सेकंड चैनल नॉन इन्वर्टिंग पिन, यहाँ पर तीनों शंट का जो है वो क्या आएगा, इनपुट आएगा एक साथ। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जो ये रजिस्टर लगी हुई बीच में, अगर आप देखेंगे तो ये लगी हुई है 1.27 के की और सीरीज़ में लगी हुई है 12 के की। इन रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को रखेंगे हम रेजिस्टेंस मोड पर और ये प्रॉब को चेंज कर लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसको चेक करेंगे, ये ओपन दिखा रही है। इसके बाद इसको चेक करेंगे, ये है 1.27 के, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगी हमारे पास 2 के की, ये भी ठीक है। ये 12 के की, ये भी ठीक है। इसके बाद ये है 1 के की, ये भी ठीक है। यहाँ पर इस रजिस्टर को चेक करेंगे, 22C लिखा हुआ है, 12 के होती है ये, बिल्कुल ठीक है। ये देख सकते हैं ये मेगा ओम में दिखा रही है। ये रजिस्टर की वैल्यू क्या है, 30B, इट मीन्स 2K। तो इस रजिस्टर को जो है हमें चेंज करना है। और इस रजिस्टर के अगर लोकेशन नंबर की हम बात करें तो देख सकते हैं 1, 2 और 3, और ये 4th नंबर पे लगी हुई है, 1, 2, 3, 4, 568। इसकी जो वैल्यू है इसके ऊपर लिखा हुआ है 30B, ये होती है 2K की रजिस्टर। इसके बाद है 12K, 1K, 12K, इसको भी चेक कर लेते हैं।
आई सेंस सर्किट में जो रजिस्टर की वैल्यू होती है, इसके अंदर टॉलरेंस के अंदर जो वैल्यू होती है ऊपर नीचे चल सकती है, लेकिन ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर इसको चेंज करना जो है वो ठीक है। इसके बाद ये 1K है, ये बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद फिर से ये 12K है, ये यहाँ पर जो है वो 9.7 के दिखा रही है, इसका मतलब ये भी ठीक है। तो अभी हम जो है यहाँ पर हमें कितनी रजिस्टर ख़राब मिली है, 2 रजिस्टर ख़राब मिली है। एक तो मिली है ये 1.27K की और एक यहाँ पर हमें मिली है ये 2K की। तो इन दोनों को हम लोग जो है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 2 रजिस्टर ख़राब थी वो हमने चेंज कर दी है, 1.27K की और 2K की। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये थी हमारे पास 30V 2K और ये यहाँ पर थी हमारे पास 1.27K, चेंज कर दी है। अब क्योंकि ये जो IC है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कर रही थी इनपुट के, तो ये IC ख़राब है, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ये है LM324 IC, तो इसकी जगह हम नई IC जो है यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो ये है हमारे पास LM324 IC, ये है इसकी पिन नंबर 1, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये है पिन नंबर 14। तो हमें जो है वो डॉट को देखते हुए जो है इस IC को लगाना है। तो ये IC की पिन नंबर इस तरफ है, तो हमें इस IC को इस तरीके से लगाना है। तो पहले थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद इस IC को यहाँ पर लगा देते हैं। तो IC लगाने से पहले जो है हमें सप्लाई हटा देनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ये IC है ये हमने लगा दी है। अब इसके थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करेंगे और इसके बाद फिर से सप्लाई देंगे और सारे वोल्टेज को टेस्ट करेंगे। अब ये IC यहाँ पर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब इसको हम यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और इसके आउटपुट वोल्टेज को चेक करते हैं कि सर्किट के हिसाब से जो वोल्टेज है हमें यहाँ पर मिलते हैं या नहीं। तो ये है हमारे पास नेगेटिव, तो नेगेटिव को हम यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से। और सबसे पहले पिन नंबर 4 पे चेक करेंगे, 3.3 मिल रहा है। इसके बाद नॉन इन्वर्टिंग पिन पे चेक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर अभी कितने मिल रहे हैं, 3.2 वोल्ट। अब जैसे ही हम यहाँ पर शंट लगाएंगे, ये हमने लगाया शंट, तो यहाँ वोल्टेज कितने हो गए, 235 मिली वोल्ट। अब इस समय जो इसका आउटपुट होगा वो कितना होगा, 1.6 वोल्ट के आसपास, देख सकते हैं। और अगर हम इसको हटा दें तो आउटपुट जो है यहाँ पर बढ़ गया। इस तरीके से यहाँ पर वोल्टेज जो है आउटपुट में हमें देखने के लिए मिलेंगे। और अगर इस सर्किट डायग्राम में हम देखें तो ये है हमारे पास पिन नंबर 1 और पिन नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे तो कौन सा डॉट है, ऑरेंज डॉट है। और अगर हम इस ऑरेंज डॉट में देखें तो कितना लिखा हुआ है, 1.65 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर पिन नंबर 1 पर। और ये कहाँ जाएगा, MCU के पिन नंबर 22 पर। तो 22 नंबर पिन पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा जो है वो इस रजिस्टर के दूसरी तरफ चेक कर लेंगे। ये देख सकते हैं 534 लोकेशन नंबर है रजिस्टर का, 1K की रजिस्टर है। और इसी रजिस्टर के थ्रू जो सप्लाई है वो कहाँ जाएगी, इस MCU के इनपुट पिन पर जाएगी। तो यहाँ पर ये रजिस्टर कहाँ लगी हुई है, ये रजिस्टर देख सकते हैं ये लगी हुई है 534। मैं अगर आपको इसको क्लोज़ करके दिखाऊँ थोड़ा, तो ये आप देख सकते हैं ये 1K की है। इस रजिस्टर के थ्रू जो है वो सप्लाई कहाँ चली जाएगी, इस MCU के इनपुट में। तो वापस से लगाते हैं हम इसको यहाँ पर और इस जगह पर देखते हैं कितने वोल्ट हमें मिल रहे हैं। तो नेगेटिव हट चुका है, तो नेगेटिव को फिर से लगा लेते हैं और फिर से वोल्टेज टेस्ट करेंगे। देख सकते हैं 1.6 वोल्ट, ये कहाँ मिलेंगे हमें, आउटपुट में मिलेंगे। इसी तरीके से हम इसके चैनल नंबर 3 के इनपुट और आउटपुट को भी चेक करेंगे। ये है पिन नंबर 8 जो कि चैनल 3 की आउटपुट है। ये है पिन नंबर 10 जो कि चैनल 3 की नॉन इन्वर्टिंग पिन है। तो यहाँ पर अगर अभी हम वोल्टेज को टेस्ट करें तो देख सकते हैं कितने वोल्ट मिल रहे हैं, 3.3 वोल्ट। जैसे ही हम यहाँ पर शंट को लगा देंगे वोल्टेज हो जाएंगे, देख सकते हैं 235 मिली वोल्ट के आसपास। और इस समय इसका जो आउटपुट है वो कितना होगा, 1.62 वोल्ट, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर इससे हमें क्या पता चल गया कि ये जो सर्किट है हमारा ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है।
चैनल 1 और चैनल 3 पे जो यहाँ सर्किट बना हुआ है वो आई सेंस सर्किट बना हुआ है। इसके बाद जो इसका चैनल नंबर 2 है, यहाँ पर जो सर्किट बना हुआ है वो IPM के CS वाले पिन के लिए बना है। अगर यहाँ पर किसी भी फेज़ पे लोड आएगा तो जो पॉजिटिव ड्रॉप होगा किसी भी शंट का वो कहाँ आएगा, इस चैनल नंबर 2 के नॉन इन्वर्टिंग पिन पर। और यहाँ पर कोई भी रेफरेंस वोल्टेज नहीं होता। जब यहाँ ड्रॉप आएगा तब यहाँ वोल्टेज आएंगे, और जब यहाँ वोल्टेज आएंगे तब यहाँ पर आउटपुट होगा। और ये जो आउटपुट होगा वो इस 2K की रजिस्टर के थ्रू कहाँ चला जाएगा, सीधा चला जाएगा IPM के पिन नंबर 8 पर फॉर करंट सेंसिंग। यहाँ से IPM जो है वो करंट को सेंस करता है। जो पिन नंबर 8 है वो कौन सी है, ये वाली पिन नंबर 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस वाली पिन पर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सर्किट बना हुआ है। अब बारी है इसके अंदर शंट और IPM को लगाने की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे शंट और उसके बाद लगाएंगे IPM। कभी भी बिना शंट के जो है वो सप्लाई नहीं देनी है PCB को, नहीं तो ये सर्किट जो है वो फिर से डैमेज हो जाएगा। अगर आपकी PCB के अंदर ये शंट डैमेज हुआ है तो 101% ये सर्किट आपका ख़राब होगा। तो अभी यहाँ पर शंट को लगा देते हैं। शंट की जो वैल्यू है वो हमने देख ली है, एक शंट 10 मिली ओम्स का है। तो यहाँ पर शंट ले लेते हैं हम लोग। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो एक शंट है R010 इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये एक 10 मिली ओम की क्या है, शंट है। तो इन तीनों शंट को हम यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर जो शंट थी वो हमने तीनों लगा दी है। और शंट अगर आप SMD लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल बोर्ड से टच करके लगाना है, हाइट नहीं होनी चाहिए इसके बीच में, न तो शोल्डर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, इस रजिस्टर के साथ ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर शंट की जो वैल्यू है वो गड़बड़ हो सकती है। तो आपको बिल्कुल जो है शंट जब लगाएं आप तो बिल्कुल PCB से चिपका के लगाएं। अब इसके बाद हम लगा देते हैं इसमें IPM। अब इसमें जो पहले IPM लगा हुआ था उसका नंबर अगर हम देखें तो वो था FSBB30CH60D। तो ये हमारे पास न्यू IPM है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये लगा हुआ था, इसको हमें लगा देना है। इससे क्या होता है कि जो IPM की हाइट होती है वो बिल्कुल फिक्स रहती है। तो इसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर हम लगाएंगे अब IPM को। अब इसको हम सोल्ड कर देंगे पीछे की तरफ से। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं IPM को भी हमने सोल्ड कर दिया है। अब बारी है इस PCB को सप्लाई देने की, क्योंकि सारी चीज़ें हमने लगा दी है और हमने टेस्ट भी कर लिया है। तो सप्लाई देंगे इसको। यहाँ पर ये है रिएक्टर का वायर, तो रिएक्टर जो है बीच में कनेक्ट कर लेते हैं। हमेशा रिएक्टर को जो है वो लगाना ज़रूरी होता है बीच में, इसको कभी भी डायरेक्ट नहीं करना है। अब क्योंकि इस PCB के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेंसर नहीं है। जिस कस्टमर ने PCB हमें भेजी है उन्होंने सेंसर नहीं भेजा है। तो सेंसर की वैल्यू पता करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह है इस PCB का बोर्ड नंबर। ये बोर्ड नंबर हमें डालना है QFix एप्लीकेशन में, AC02, उसके बाद है IN5। इसको हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है हमारे पास ये पूरा बोर्ड, और इसको हम ओपन करेंगे और ये है हमारे पास पूरी सेंसर की वैल्यू। ये देख सकते हैं आप, सेंसर का कोड भी दिया हुआ है इसके अंदर। डिस्चार्ज सेंसर जो है वो OHT वाले कनेक्टर में लगेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर OHT, ये है डिस्चार्ज सेंसर का कनेक्टर। इसके बाद जो मिडिल कंडेंसर सेंसर होता है OPT, पाइप टेम्परेचर सेंसर, वो लगेगा इस जगह पर, देख सकते हैं लिखा हुआ है OPT। और इसके बाद जो है वो है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर OAT। तो यहाँ पर हमें पता चल गई। इसके बाद हमें ये देखना है कि जो सेंसर की वैल्यू है वो कितनी है। तो दो टेम्परेचर के ऊपर जो है यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है। एक तो लिखी हुई है 15 डिग्री के हिसाब से, और एक यहाँ पर लिखी हुई है 25 डिग्री के हिसाब से। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। डिस्चार्ज सेंसर की वैल्यू होने वाली है 20 के, और बाकी दोनों सेंसर की जो वैल्यू होने वाली है वो 55 के होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो
बाइसिंग रजिस्टर दी हुई है। बाइसिंग रजिस्टर की वैल्यू क्या होने वाली है, तो डिस्चार्ज की होने वाली है 2 किलो ओम और कंडेंसर की होने वाली है 5.1 और एम्बिएंट की भी 5.1। तो ये तो फिक्स बाइसिंग रजिस्टर है जो कि आपको पीसीबी के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो इससे हमें यहाँ पर जो है इसकी सेंसर की वैल्यू का पता चल चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह जो है वो रजिस्टर यहाँ पर लगाते हैं और फिर पीसीबी को टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ये है हमारे पास एक रजिस्टर। अगर इसकी वैल्यू की हम बात करें तो पहला कलर है येलो, उसके बाद जो सेकंड कलर है ये है वायलेट और थर्ड कलर है इसका रेड। ये हो गई 4.7 के की रजिस्टर। इसको हम 5K की जगह यूज़ करेंगे। ये हमने 2 रजिस्टर ले ली है, एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए और कंडेंसर वाले सेंसर के लिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और रजिस्टर है हमारे पास। इसकी जो वैल्यू है अगर आप देखेंगे तो 2, 2 और 3, इट मीन्स 22K। ये हम यूज़ करेंगे डिस्चार्ज की जगह। तो यहाँ पर जो है इन रजिस्टरों को हम लगा लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर जो है वो हमने लगा दिए सेंसर की जगह। अब बारी है इसको सप्लाई देने की। तो सप्लाई देने से पहले हमें यहाँ पर जो है वो कंप्रेसर भी कनेक्ट कर लेना है। ये है कंप्रेसर कनेक्टर। तो मैं यहाँ पर कंप्रेसर जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इस पीसीबी को टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट सेटअप पर लगा दिया है। इस पीसीबी के साथ हमने कंप्रेसर, इंडोर की पीसीबी, ब्लोअर मोटर, ये सभी चीज़ें अटैच कर दी है। अगर मैं आपको इसकी इंडोर की पीसीबी दिखाऊं तो कुछ इस टाइप की इसकी इंडोर की पीसीबी है और यहाँ पर इस पीसीबी को हम लोड पर टेस्ट करने वाले हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर हीटसिंक भी जो है वो लगा दिया है। अब इस पीसीबी के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसको मेज़र करने के लिए हम इस न्यूट्रल वाले वायर पर जो है वो क्लैम्प मीटर को लगाएंगे और जो भी करंट ये पीसीबी लेगा हमें इस क्लैम्प मीटर के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको जो है हम लोग एम्पियर पे सेट कर देते हैं और इस न्यूट्रल वाले वायर पे जो है वो लगा देते हैं और इस पीसीबी को देते हैं अब सप्लाई। तो इस पीसीबी को हमने सप्लाई दे दी है। ये है इसकी इंडोर की डिस्प्ले और अभी ये स्टैंड बाई में है। तो इसको हम रिमोट से ऑन करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसको हमने स्टैंड बाई से रिलीज़ कर दिया है। अभी इस पीसीबी की जो मेन रिले है वो भी ऑन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर कुछ समय का वेट करेंगे कंप्रेसर के ऑन होने का और जब इसका कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो जो भी करंट यहाँ पर फ्लो होगा वो इस क्लैम्प मीटर के ऊपर आप देख पाएंगे। तो वेट करते हैं कंप्रेसर के स्टार्ट होने का। तो इस पीसीबी ने यहाँ पर करंट लेना स्टार्ट कर दिया है और इसका जो कंप्रेसर है वो ऑन हो चुका है। आपको आवाज़ आ रही होगी। अब क्योंकि इस पीसीबी को हम लोड पर टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा जो करंट होगा वो पहले स्टेप में 2.5 एम्पेयर के ऊपर जाएगा। तो देख सकते हैं 2 एम्पेयर यहाँ पर जो है पहुँच चुका है करंट अभी और धीरे धीरे जो करंट है वो इसका बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो करंट है वो 2.7 एम्पेयर के जो करीब है वो पहुँच चुका है पहले स्टेप के अंदर। इसका मतलब ये जो पीसीबी है ये बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से इस पीसीबी को जो है वो हमने रिपेयर किया है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच।